अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 611 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में। MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉ की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर का जो मेन टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड लेबर लॉज एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, आइए उन मेन टॉपिक्स को वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, सेकंड पे है कोर्स मैनेजमेंट, थर्ड पर है व्हाट इज़ लॉ, फोर्थ वन इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ और फिफ्थ नंबर पर है जूरी प्रूडेंस। तो आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो मेन टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड लेबर लॉज एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। This course has been designed with the objective of developing clear perception and understanding of the students about the different laws concerning business and labor. This course would enable the student to apply these laws in real life situation. ये जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर नॉर्मली ये होता है कि जो कोर्स है, किस तरीके से कोर्स आगे बढ़ेगा, कौन कौन से मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स डिस्कस होंगे, सब टॉपिक्स कौन से होंगे, इनके बारे में बात हो रही हो। तो ये कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर परसेप्शन आपकी डेवलप करना है स्टूडेंट्स की, और उनको अंडरस्टैंडिंग देनी है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज जो हैं कंसर्न किससे करेंगे, वो बिज़नेस और लेबर से। बिज़नेस एंड लेबर लॉ जो होते हैं उनके बारे में इस पूरे कोर्स के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और हम एंड में जब ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमें पता हो कि बिज़नेस और लेबर के लॉज क्या होते हैं, और उनको जो है हम रियल लाइफ में सिचुएशन के अंदर भी जो है उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। सेकंड है कोर्स मैनेजमेंट। कोर्स मैनेजमेंट के अंदर इस लेक्चर के इस पूरे कोर्स के MGT 611 बिजनेस एंड लेबर लॉज के जो मॉड्यूल हैं वो मेरे ख्याल 1 से लेके मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 10 तक हैं। इनको डिवाइड किया गया है 45 लेक्चर्स में, जिसे नॉर्मली जो है वो मिड टर्म के अंदर 22 लेक्चर्स आते हैं और बाकी फाइनल टर्म के अंदर जो है वो 23 लेक्चर्स आते हैं। मिड टर्म का जो कुछ पार्ट है वो फाइनल टर्म्स में बाज़ औक़ात जो है वो इंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिड टर्म सिर्फ 22 लेक्चर्स से होता है, और उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म होता है उसमें 23 लेक्चर्स जो हैं वो नेक्स्ट इंक्लूड होते हैं, और बाज़ औक़ात वो मिड टर्म को भी फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड करके 30-70 की रेशो में ले लेते हैं। तो मॉड्यूल 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसमें होगा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ होगा। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप मेरा कोर्स फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और ये लेक्चर ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस ये होती है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें समझाया जाता है लेक्चर्स के अंदर, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और उसके बाद जो उसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं या जिनका कॉन्सेप्चुअल वर्ड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं MCQ से लिहाज से भी, और ऑब्जेक्टिव और फाइनल टर्म यानी कि जो मिड टर्म के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी डेफिनेशंस वगैरह, उसको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। और अंडरलाइन करने के बाद ये स्टिकी नोट्स का जो मैसेज का आप सिंबल देख रहे हैं, इस पर जब आप आके क्लिक करेंगे तो आपको जो है उसकी डेफिनेशन जो है या उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएगी। ये हैंडआउट्स आप हमसे हासिल भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होगा, और फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। तो आप ईमेल करके, फेसबुक पे ज्वाइन करके या व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके, जो तरीका आपको सूटेबल हो एज़ पर योर प्राइवेसी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या होता है, आइए देखते हैं इसको। द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर इन्फोर्स्ड बाय अ गवर्निंग अथॉरिटी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ से सिंपल मुराद ये है कि एक जब आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उस सोसाइटी के अंदर इंसाफ को मेंटेन किया जाता है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो पोलाइटली उसको फॉलो करें, या फिर जो है गवर्निंग अथॉरिटी जैसे कि पुलिस होती है, रेंजर्स होती है, और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसको इम्प्लाई करवाती हैं इन्फोर्सफुली। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि रेड सिग्नल पे अगर रुकना है तो आपने रुकना है, अगर आप नहीं रुकेंगे तो सामने एक जो है वो ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ होगा, और उसको आप देख के हम में से अमूमन लोग रुक ही जाते हैं।
तो ये इन्फोर्सफुली अप्लाई हो रहा होता है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस। ज्यूरी प्रूडेंस देखें, एक फिर डिफिकल्ट सा वर्ड आया तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। ज्यूरी प्रूडेंस रेफर टू द स्टडी एंड फिलोसफी ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल एंड थ्योरीज अंडरलाइंग लीगल सिस्टम एंड डिसीजंस। तो ज्यूरी प्रूडेंस जो है इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है हम स्टडी करते हैं फिलोसफी ऑफ लॉ के, कानून का फ़लसफ़ा क्या है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी थ्योरीज़ हैं जो कि लीगल सिस्टम के पीछे खड़ी हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। काइंड ऑफ ज्यूरी प्रूडेंस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, जैसे कि एनालिटिकल ज्यूरी प्रूडेंस है, उसके बाद हिस्टोरिकल है और एथिकल है। इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। और ज्यूरिस्ट कौन होते हैं? ज्यूरिस्ट आर लीगल एक्सपर्ट स्कॉलर्स हु स्पेशलाइज इन द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ज्यूरिस्ट वो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं जो कानून को जानते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं और वो इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो ग्राफिक की फील्ड का एक्सपर्ट होता है, इसी तरीके से जो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं वो ज्यूरिस्ट कहलाते हैं। एसेंशियल्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ की अगर बात करें तो इम्पेरेटिव लॉ रिफर टू द लॉज दैट इम्पोज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑन इंडिविजुअल आर इन्फोर्सेबल बाय द स्टेट। द एसेंशियल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी, अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशन एंड द पावर टू इन्फोर्स दोज रूल थ्रू पेनल्टीज और सेंशन। एसेंशियल ऑफ इम्पेरेटिव लॉ से मुराद सिंपल सी ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज जो हैं उनके अंडर कुछ ऑब्लिगेशंस आती हैं और कुछ ड्यूटीज़ आती हैं जो कि इंडिविजुअल्स के ऊपर होती हैं, जो कि इन्फोर्स्ड भी की जाती हैं। जैसे कि अगर हम अपनी मिसाल ले लें, अगर हम बाइक राइड करते हैं या तो फिर कार चलाते हैं तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं होगा, हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड करेगी। जब आपको रोका जाएगा ट्रैफिक कांस्टेबल की जानिब से और आपसे लाइसेंस जो है वो मांगेगा और आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो वो आपको चालान करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? फोर्सफुली आप पे काम कराया जाएगा। जैसे आप ऐसा नहीं होता कि आप राह चलते जो है किसी को थप्पड़ मार दें, अल्लाह माफ़ करे, किसी को कत्ल कर दें या इस तरीके के मामलात करते हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती क्योंकि देयर इज़ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ, जिसको जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और गवर्नमेंट जो है जिनके पीछे खड़ी होती है और उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है फोर्सफुली और अनफोर्सफुली। उसके बाद लीगल सोर्सेज के इंक्लूडिंग कौन सी चीज़ें होती हैं? लेजिस्लेशन होती है, प्रेसिडेंट्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं और एग्रीमेंट्स होते हैं। अब लेजिस्लेशन क्या होती है? लेजिस्लेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इनेक्टिंग लॉ बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, जो कानून बनाया जाता है वो पार्लियामेंट और जैसे जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं या कौमी असेंबली आम अल्फाज में कहते हैं, उसके अंदर जो पार्लियामेंटेरियन है, जो मेंबर्स होते हैं वो कानून बनाते हैं, बिल पेश किया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, फिर उसमें कुछ तरमीम की जाती हैं, उसके बाद वो तमाम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वोटिंग के प्रोसेस के बाद कबूल होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो लेजिस्लेशन कहलाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट्स है। प्रेसिडेंट से मुराद वो प्रीवियस कोर्ट रूलिंग होती है। जैसे कि एक अदालत के अंदर एक केस आया, उस केस के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी रीडिंग हुई, केस स्टडी हुई, सारी चीज़ें हुई, तमाम वकीला ने अपने दलाइल दिए, जज साहब ने दलाइल सुने, फिर जज साहब ने जो है वो मुख्तलिफ एविडेंसेस को देखते हुए कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। अब एक और केस बिल्कुल उससे मिलता जुलता आया है, तो जो पिछली प्रोसीडिंग हो चुकी हैं उनको वो प्रेसिडेंट्स कहलाती हैं और उनको देखते हुए फ़ैसला किया जाता है। इससे ये होता है ऐसा ना हो कि कल को कोई खड़ा हो जाए कि आप देखें बिल्कुल सेम केस चोरी का ये आया था, उसमें भी जो है वो 10 ग्राम सोना या 1 किलो सोना चुराया गया था और ये वाला केस भी बिल्कुल सेम वही है, उसमें तो आपने मुजरिम को 10 साल सज़ा दी थी और इसमें आपने 5 साल सज़ा दे के छोड़ दिया। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास्ट पेपर हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए अगले पेपर आने के लिए, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद कस्टम्स है। कस्टम इन लॉ रेफर टू एस्टैब्लिश पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम से मुराद ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न, बिहेवियर और प्रैक्टिसेस जो होती हैं सोसाइटी में फॉलो की जा रही होती हैं। जैसे कि हम रेड सिग्नल की मिसाल ले लें, तो रेड सिग्नल पे जो है वो रुकना है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ होगा, जब जो है वो इसको एक प्रैक्टिस बनाया गया होगा, बिहेवियर का हिस्सा बनाया गया होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टम्स कहलाती हैं। उसके बाद एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट सिंपल ये होता है कि आप अगर अपना मकान किसी को सेल करने जा रहे हैं, अपनी गाड़ी सेल कर रहे हैं या किसी से आप लोन ले रहे हैं, तो उसके ऊपर एक एग्रीमेंट बनता है जिस पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो साइन करती हैं, उस पर ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स लिखे हुए होते हैं और उसके पीछे एक कानून खड़ा होता है कि किस कानून के तहत ये चीज़ें की जा रही होती हैं। उस पर स्टाम्प पेपर होता है जिस पे एक मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो आप आगे एक वकील के साइन होते हैं, उस चीज़ को आप आगे लेके चल रहे होते हैं, उस पर पूरा एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज साइन करती हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो एग्रीमेंट कहलाता है।
ये सारे जो हैं ये मॉड्यूल 1 में इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इनका। उसके बाद मॉड्यूल 2 के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। वी शैल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ एंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एवरीवन, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, एंटाइटी और गवर्नमेंट एग्रीमेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, कॉर्पोरेट, एंटाइटी और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का इसको फॉलोइंग बेसिस के ऊपर जज किया जाता है। जैसे कि कोई भी परचेज़ हम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक बैंक अकाउंट खोलते हैं या बैंक से लोन लेते हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अगर चीज़ें हो रही होंगी और उनके पीछे कोई कानून नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी चाउस इन द बिजनेस वर्ल्ड रेदर अ सोसाइटी एट लार्ज। तो एक चाउस किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। चाउस क्या होता है? चाउस रेफर टू अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन, जहाँ पे कोई कानून नहीं होता, डिसऑर्डर होता है, यानी कि गुंडा राज चल रहा होता है, जिसकी जो मर्जी होती है वो कर रहा होता है। तो ये जो सिचुएशन है एक चाउस किसी सिचुएशन कहलाती है। सिमिलरली जो पार्टनरशिप है, कंपनीज़ हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं और अदर स्टेटस आउटलाइन जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल एंड बिजनेस शैल बी डिस्कस एट लेंथ। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं जैसे कि पार्टनरशिप है, कंपनीज़ हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा मॉड्यूल नंबर 2 में। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, कंसिडरेशन, वॉइड एग्रीमेंट और प्रपोजल, इनके ऊपर डिटेल में बात होगी। स्कोप ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर बात होगी। इंसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, इन सब चीज़ों को लेते हुए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात होगी। लीगल कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के ऊपर बात होगी। स्कोप ऑफ फ्री कॉन्सेंट के ऊपर बात होगी। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट इन लॉ रेफर टू एन एग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कोएरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन और मिस्टेक. It required the both parties have a voluntary and willingly enter into the agreement. फ्री कॉन्सेंट एग्रीमेंट ये होता है कि इसमें आप फोर्सफुली किसी से कोई काम नहीं करवा रहे होते। जैसे आप देख रहे होते हैं कि लोग बोलते हैं ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवा लिए गए थे, ज़बरदस्ती मुझसे पेपर्स पे साइन ले लिया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होती, यानी कि एक दोनों पार्टीज़ अपनी विलिंगली जो है वो अपने पूरे इत्मीनान के साथ, ठंडे दिल के साथ, बगैर किसी फोर्स के जो है वो एग्रीमेंट में आ रही हो या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, तो वो फ्री कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। उसके बाद कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इनके बारे में जो है मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर बात होगी। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। टेंडर क्या होता है? टेंडर इन लॉ रेफर टू एन ऑफर ऑफ प्रपोजल। जो एक कंपनी कोई प्रपोजल देती है या कोई एग्रीमेंट वगैरह करती है जिस पे सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि इन बेसिस के ऊपर ये जो है काम किया जाएगा या इन बेसिस के ऊपर ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होगी। नॉर्मली टेंडर हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ, जैसे सोसाइटीज़ होती हैं उनको अपने यहाँ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक बहुत बड़ी सोसाइटी है तो वो अखबार के अंदर टेंडर देती है और मुख्तलिफ टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी जो हैं वो उनके ऑफिस में जाती हैं, उनको बताती हैं कि हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी सर्विसेज जो हैं वो सारी चीज़ें टेंडर के अकॉर्डिंग होगी। एंड देन उस टेंडर की बेस पे एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट जो और सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कस है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ रेफर टू द फेलियर ऑफ वन पार्टी टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। जब एक पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरे करने में नाकाम हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। सिंपल सी मिसाल ले सकते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया और आप वो वक्त पे अदा नहीं कर पाए तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसमें जो है वो आप जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे और बैंक जो है वो आपने जो चीज़ उनके पास एज आ प्रूफ रखी हुई होगी या एज आ ज़मानत के तौर पर रखी होगी उसको सेल करके, उस एसेट्स को सेल करके वो अपनी अमाउंट जो है वो रिकवर कर लेगा। उसके बाद मॉड्यूल 3 में लॉ ऑफ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बात होगी। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर बात करेंगे। लॉ ऑफ रिलेटेड टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इसके ऊपर बात होगी। मॉड्यूल 5 में लॉ ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात होगी। मॉड्यूल 6 जो है वो अकॉर्डिंग होगा लॉ रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1932। मॉड्यूल 7 के ऊपर लॉ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर बात होगी। कैरिज ऑफ गुड बाय डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर बात होगी। मॉड्यूल नंबर 8 में लॉ ऑफ ट्रस्ट पे बात करेंगे। मॉड्यूल नंबर 9 पे लॉ ऑफ इंश्योरेंस और मॉड्यूल नंबर 10 के ऊपर लेबर लॉज के ऊपर बात होगी। और लेबर लॉज के अंदर ये मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन है या मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स जो हैं वो इनके ऊपर बात होगी। जैसे एंड में ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस है, तो ऑफेंसेस वो कहलाते हैं जो इल्ज़ाम आपके ऊपर लग रहे होते हैं। जैसे आपने कोई गलत काम, आपने चोरी कर ली तो चोरी के तहत कानून के अंदर जो एक्ट होते हैं, जैसे सेक्शन 43 है, सेक्शन 45 है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ऐसे रियल में एग्जिस्ट नहीं करते सेक्शंस। तो ऐसे सेक्शन जो ऑफेंसेस जिनके तहत आप पे कार्रवाई की जाती है, जिन दफ़ात के तहत कार्रवाई की जाती है वो ऑफेंसेस कहलाते हैं। और प्रोसिक्यूशंस क्या कहलाती है? प्रोसिक्यूशन जो है वो लीगल प्रोसीडिंग होती है जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो ट्रायल के दौरान यूज़ की जा रही होती हैं, तो वो प्रोसिक्यूशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है व्हाट इज़ लॉ।
एवरीवन, हर कोई जो है वो कानून के बारे में अपने हिसाब से बात करता है। आप अगर किसी से कुछ पूछ लें, पाकिस्तान में तो खास तौर पे आप किसी से पूछें यार कानून क्या होता है, तो ऐसा नहीं होगा वो बोलेगा यार मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आप किसी कंसर्न बंदे से पूछ लें, हम हरफन मौला है, हमें सब चीज़ों का पता होता है, हम सामने वाले को कुछ ना कुछ चीज़ें बता ही देते हैं, भले हमने पढ़ा हो या नहीं, हमें कख पता नहीं है लेकिन हमने कुछ ना कुछ बताना है। तो लॉ की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स दैट रेगुलेट कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी। लॉ जो है वो असूलों के ऊपर और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है कि जो कि इंडिविजुअल बिजनेसेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी ऑपरेट करने में उनकी हेल्प करते हैं, कि ये उनकी सर्टेन लिमिटेशन है और एक बाउंड्री लाइन है कि जिसके बाहर वो ऑपरेट नहीं कर सकते। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको लॉ बताता है। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, इसके बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं, पूरी डिटेल में हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ की, मॉडल नंबर 1 के अंदर। यहाँ पर ये देखें कि द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टेब्लिश मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस। जो मेन सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून माशरे के अंदर इंसाफ और सालमियत को कायम रखे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। उसके बाद ज्यूरिप्रूडेंस के ऊपर भी बात कर चुके हैं। ज्यूरिप्रूडेंस मीन द नॉलेज ऑफ लॉ, के नॉलेज आपको कानून की कितनी नॉलेज है। ज्यूरिप्रूडेंस जो है उसका मतलब ये होता है कि कानून की नॉलेज, सिंपल जो है वो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ लॉ या ज्यूरिप्रूडेंस दोनों सेम वर्ड है। और नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, आपको पता होना चाहिए क्या इंसाफ है और क्या नाइंसाफ़ी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट डील्स विद द लॉ दैट आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, के कोर्ट जो है वो जिन चीज़ों को इन्फोर्स करवाने की सलाहियत रखता है वो जो है ज्यूरिप्रूडेंस कहलाते हैं। काइंड ऑफ ज्यूरिप्रूडेंस, स्कोप, एनालिटिकल ज्यूरिप्रूडेंस, ये सारा लेक्चर जो है अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर।